डीएनए के जो रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स है वो पता होने चाहिए, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन सेल की कौन सी स्टेज में होता है? एस फेज में होता है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप बताओ, अदरवाइज फिर डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो गया। और फर्स्ट यूनिट जो है आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पेपर चल रहा है ना यू, तो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में आपका ये है डीएनए, आरएनए, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन, कल जो है आपका वो डीएनए के और प्रोटीन के बीच इंट्रैक्शंस होते हैं, है ना, आपस में युग्मन हो जाता है कई बार, वो सब है। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा पता होगा आपको, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। और वही प्रोटीन फिर कई बार डीएनए के साथ इंटरेक्ट हो जाती है, क्यों, कैसे, देखो वो कल अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। अभी जो है हम वो तो अभी हमें इसमें जो पढ़ना है वो आरएनए के प्रकार, आरएनए कैसा होता है, ठीक है। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि आरएनए के अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, ये भी टाइड, टाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से जुड़ा होगा, फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड के भी फिर दो टाइप हो जाते हैं, उसमें वो किन चीजों से मिलके बना होता है? देखो भाई, राइबोज शुगर या शर्करा, डीएनए होता तो क्या लिखते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और यहाँ क्या है? नाइट्रोजीनस बेस या नाइट्रोजीनस क्षार, ठीक। ये क्षार दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन डबल रिंग वाली होती है, दो वलय होती है उसकी संरचना में, और पिरिमिडीन में एक ही होती है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर हमारे फिलहाल इंपॉर्टेंट है नहीं उससे ज्यादा। प्यूरिन जो है वो दो, एडिनाइन जिसे ए से शो करते हैं, और जी गुआनाइन, जी से शो करते हैं, ठीक। पिरिमिडीन में तीन प्रकार की पिरिमिडीन होती है, जिनमें से क्योंकि हम अभी आरएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए में केवल दो ही टाइप की होती है। पहला साइटोसिन और यूरेसिल। देखो सब में एन है, यहाँ एल है, ये याद रखना। यूरेसिल होता है, बाकी सब यूरेसिल, सॉरी साइटोसिन, एडिनाइन वो रहेंगे, सब होते हैं, ठीक है। साइटोसिन को शो करते हैं सी से और इसको शो करते हैं यू से, ठीक है। आरएनए जो है वो कहाँ मिलेगा? आरएनए की अकरेंस, प्राप्ति स्थल, आरएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। इसके अलावा वायरस, विषाणुओं में भी मिलता है, और पादप विषाणु में पादप विषाणु, आपको डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कोई अगर है प्रॉब्लम तो आप बता दीजिए, वो डीएनए प्रतिकृतिकरण में अगर कोई डाउट रहा हो तो आप बता देना एक बार, ठीक है। पादप विषाणुओं के अंदर आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे एक पादप विषाणु जो सबसे कॉमन लेते हैं ना, वो क्या है? पूरी परत को कैप्सिड कहते हैं,
ये पूरी लेयर जो है उसे कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और एक जो है उसे कैप्सोमियर कहते हैं, क्या कहेंगे, कैप्सोमियर। और इसमें यहाँ ये अंदर होता है गोला जैसा होता है, और इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहता है ऐसे कॉइल्ड, ये होता है आरएनए। इसके अलावा आरएनए कहाँ, कोई जरूरी नहीं हमेशा जंतु मतलब पादप विषाणुओं में भी हो, है ना। मुख्य रूप से पादप विषाणुओं में ही होता है आरएनए, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन जहाँ जिस कोशिका के अंदर डीएनए है वहां नहीं काम करेगा, ठीक है। वहां तो ये शांत रहेगा, बस मदद करेगा जो बाकी के काम में आरएनए प्रोटीन वगैरह बनाने में, ठीक है। तो आरएनए के कैप्सिड कैप्सूल ये यानी कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह। अभी एड्स का जो वायरस होता है उसमें भी आरएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। दूसरी चीज जो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 जिसको बोल दिया, कोविड-19 इसलिए कहा क्योंकि 2019 में उसका पहला केस दर्ज हुआ था विश्व स्तर पर, 2019 नाम दे दिया, ठीक है। तो कोरोना वायरस में भी उसको राइबो वायरस कहते हैं, जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, उसे राइबो वायरस या राइबो वायरा कहते हैं। हाँ, एक बात और, कोरोना से रिलेटेड रिसर्च तो अभी चल रही है, अभी कितने नए खुलासे और होंगे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो राइबो वायरा, उसे वायरा मतलब प्लूरल फॉर्म होगी, ठीक है, जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे उसे राइबो वायरा कहते हैं, ठीक। ये हो गया इसका प्राप्ति स्थल हो गया। अब बात करते हैं आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, ठीक है। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है, और राइबोज शुगर यहाँ होती है। इनमें अंतर क्या है, राइबोज शुगर पेंटोज है क्योंकि 5 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 और ये 5वां इधर होता है CH2OH की फॉर्म, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन वाली श्रृंखला हो गई। अगर ये सेकंड नंबर के कार्बन पर OH है तो ये राइबोज शर्करा बोली जाएगी। अगर दूसरे नंबर के इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जो है वो खत्म कर दी जाए, डिलीट हो जाए, ऑक्सीजन भाग जाए, कहीं निकल जाए, बर्निंग तोड़ दे, तो उसे डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। इतना ही अंतर है डीएनए और आरएनए की राइबोज शर्करा में। आरएनए हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एकल सूत्री, एक ही सूत्र होगा उसमें, ऐसे सीधा सा। अब आप बोलोगे एकल सूत्री है तो पेयरिंग कभी करता ही नहीं हुआ, करता है जब आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे। टीआरएनए पढ़ा है ना, वो एक ही सूत्री होता है। मिटा दूं ना इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आरएनए जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखो 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये पढ़ रखा होगा आपने। अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले तो, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, बड़ी बड़ी बनाते, थोड़ी छोटी होगी तो। कौन सा सिरा है, 1 2 3 4 5, 5वां कार्बन है। अगर 5वें कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है तो PO4 माइनस फॉस्फेट समूह होता है ना, उसे क्या बोलेंगे, P डैश है। तो ये कौन से पर है, 5वें कार्बन पर है, तो इसे बोलेंगे 5 डैश सिरा, ठीक। एक बात याद रखना, आरएनए का निर्माण हो या डीएनए का निर्माण हो, नया निर्माण 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है, यानी 5वां सिरा पहले बनेगा, 3rd वाला सिरा बाद में बनेगा। यहाँ पर अगर A है, यहाँ U लिख लो, यहाँ C लिख लो, G लिख लो, कुछ भी लिख लो, C लिख लो, साइटोसिन है, यहाँ यूरेसिल है ना। और तो ऐसे ही एक और हो जाएगी,
यहाँ यू है, यहाँ सी आ गया था, यहाँ जी लिख लो, ठीक है। और एक भले ऊपर बना दो ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसमें ए लिख लो एडिनोसिन, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये जो संरचना बनी वो पूरी की पूरी क्या है, एक ही स्ट्रेन बना ना, एक ही सूत्र बना, तो वो क्या हो गया, आरएनए की ये हो गई केमिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कब होगी और कैसे होगी वो समझना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बस इतना याद रखना, यहाँ इस वाले सेकंड नंबर के कार्बन पर अगर ऑक्सीजन है तो राइबोस होगी, और नहीं है तो वो डी माने डिलीट, डीऑक्सीराइबोस हो जाएगी, ठीक है। तो आगे अब बात करें हम एमआरएनए की, तो एमआरएनए की तो स्ट्रक्चर ये होती है सिंपल, ये 5' और ये 3', और 5' पर क्या होता है, यहाँ कैप होती है और यहाँ टेल होती है। कैप जो होती है वो मिथाइलेटेड जीटीपी, मिथाइलेटेड या फॉर्मुलेटेड इस तरीके से होती है ना, यानी कैप खोलेंगे 5' सिरे पर जो होती है, देखो भाई कब कहाँ, जनरली एमआरएनए जब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बनता है और उसे बनाता कौन है, डीएनए। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के केंद्रक के अंदर, तो आरएनए कहाँ बनेगा, केंद्रक के अंदर। वो केंद्रक से कहाँ आएगा, कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य के अंदर तो लाइसोसोम वगैरह होते हैं, उनके अंदर बहुत तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य का जो रासायनिक संगठन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चों को सर्दी में घर से बाहर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, टोपी पहनाते हैं, मोजे बनाते हैं, है ना, तैयार रखते हैं उसको। ठीक ऐसे ही जब आरएनए नवजात है, छोटा बच्चा है, नया नया बना है, उसे भी आरएनए को कोशिका द्रव्य के बिगड़े हुए माहौल में रहना नहीं आता है, तो उसको कैप और टेल दोनों पहनाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो टेल होता है वो पॉली ए टेल, यानी ए एडिनोसिन 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 जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे पॉली ए टेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक अगर एमआरएनए है तो वो फॉर्मुलेटेड हो जाता है, फॉर्मूला आ जाती है स्टार्टिंग में, नहीं है तो नहीं आएगी, यूकैरियोट्स में नहीं आती है, ठीक है। तो वहां पर जी मतलब ग्वानिन, ठीक, ये कैप हो गई, ये टेल हो गई, यहां से यहां तक का एरिया जो है। अब देखो अंतर क्या आता है, ये डीएनए हो गया और सॉरी डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना, ठीक है। और उसके बाद अगर ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है, यानी कि राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स, ये छोटी उप इकाई, बड़ी उप इकाई, छोटी उप इकाई, अगर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर आपने किसी कोशिका में से राइबोसोम निकाले और मशीन में डाले, डालने के बाद आपने उसको चार्ज कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, तो राइबोसोम जिस कोशिका से भी निकाले गए वो अपने पर्सनल चक्कर, ऐसे मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर मान लो आपने यूकैरियोटिक कोशिका में से राइबोसोम निकाले और चक्कर कटवाए उसको, तो ये दोनों छोटी इकाइयां जब आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो जब सेंट्रीफ्यूज के अंदर आपने डाला है, ऐसे सेंट्रीफ्यूज की मशीन होती है, ठीक है, इसका आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कर दिया, अब ये चक्कर काटेगी, फिक्स बात है 80 चक्कर काटेगी, तो इसे 80s बोल देते हैं, और 80 चक्कर काटने के बाद ये गोल गोल घूमने के बाद बॉटम में बैठ जाएगी, तो इसे 80s, एस की डिस्कवरी श्वेदबर्ग साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन यहाँ एस का मतलब श्वेदबर्ग नहीं होता है, यहाँ एस का मतलब होता है सेडिमेंटल कोफिशिएंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक, यानी कितने चक्कर खाके वो अवसादित हो गई, बैठ गई, तली में बैठ गया, तो कितने चक्कर काटे उसने, 80 काटे ना, तो यूकैरियोट से निकाला तो 80 चक्कर काटे थे, तो उसे 80s कह देते हैं।
इसकी दोनों उप इकाइयां जब जुड़ी होती है तो 80 बार चक्कर काटती है, लेकिन अलग अलग कर दो, यहाँ कैल्शियम ही तो होता है बीच में, और क्या होता है, कुछ नहीं, कैल्शियम होता है दोनों के बीच में, हटा दिया। अब दोनों उप इकाइयां टूट गई, अलग अलग हो गई, अब चक्कर कटवाए अलग अलग, तो छोटी वाली ने तो काटे 40 चक्कर, बड़ी वाली ने काटे 60 चक्कर, इसलिए इसे बोलते हैं 40s + 60s = 80s, जबकि यह मैथमेटिक्स तो पूरी तरह फेल हो गई। 60 और 40 तो 100 हो गए ना, तो 100 चक्कर क्यों नहीं लिखते, इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि उसने जोड़ना घटाना नहीं है, यहाँ ये देखना है कितने कॉइल करने, कितने राउंड लेने के बाद वो सेडिमेंट हो रहा है। अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल ली होती, उसमें से निकाला होता राइबोसोम, फिर इसमें डाला होता तो क्या होता, तो सीधी सी बात है, ये लेता 30 चक्कर, अलग 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 होते तो ये लेता 50 चक्कर, और दोनों ज्वाइंट कंडीशन में लेते हैं 70। इसलिए बोलते हैं कि 70s प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में और 80s प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगली बात समझ में अब, ठीक है, अच्छा अब समझो आगे। हाँ, ये पूरा हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। इसके चारों तरफ जब आरएनए होता है, ऐसे आरएनए राइबोसोम के चारों तरफ मिलकर के इकट्ठा हो जाता है, तो उसे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है। टीआरएनए सबसे गजब का है। देखो डायग्राम बना कैसे रही हूँ, वो मेथड ध्यान से देखना। सिंगल स्ट्रैंड होता है, फिर भी इसमें पेयरिंग हो जाती है, कैसे? एक बार भी चौक उठानी तो नहीं पड़ी, डायरेक्ट बनता चला गया। यानी एक रस्सी ऐसी नहीं लंबी सी जिसको आपने ऐसे 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 घुमा दिया, रस्सी तो एक ही है, स्ट्रैंड तो एक ही है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये रह जाता अनपेयर, CCA फिक्स है, नहीं दिखाई दे रहा, CCA, ठीक है। CCA चक्र होगा, इसके अलावा बाकी सब पेयर होगा। ये होता है 3' सिरा, ये होता है 5' सिरा, लंबा हो जाता है, ठीक। फिर ये इससे पेयरिंग करेगा, A है तो उसके सामने U होगा, C है तो उसके सामने G होगा, यहाँ भी U है तो A होगा, इसी तरीके से पेयरिंग होती है इसकी। ऐसे यहाँ पेयरिंग नहीं होती है, ब्लंट एरिया है ये, ठीक है। ये हो गई टीआरएनए की संरचना, किसने दी थी, हॉली, ई और आता है बीच में, हॉली, हॉली एट ऑल। देखो भाई ऐसे क्यों लिखा, ऑल की स्पेलिंग तो ALL होती है और एट की स्पेलिंग तो AT होती है। इस ETAL का मतलब ये एक साथ नहीं लिखा जाता, अलग अलग लिखा जाता है। इसका मतलब है कोवर्कर्स, टीम के जो लीडर का होता है, लीडर का नाम ऐसे आ जाता है और उसके बाद की वर्कर्स का नाम एट ऑल करके लिख दिया जाता है। ये IUPAC की कहानी है। IUPAC ने सॉरी, IUPAC तो केमिस्ट्री में होती है ना, जो IUCN और IUZN है ना, यानी कि जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए जो संस्थाएं हैं वो देती है इस तरीके की नियमावली वगैरह, ठीक है। तो वहाँ नियमावली चलती है कि जैसे आपकी पूरे ग्रुप ने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके ग्रुप लीडर का नाम तो पूरा होगा और बाकियों का नाम एट ऑल, ETAL ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब इसकी जो चारों भुजाएं हो गई, इन चारों भुजाओं की स्थिति कैसी है, इसकी स्थिति कुछ ऐसी नहीं दिखने में लग रही है आप लोगों को, देख के बताओ जरा, बोलो, लग रही है? ये तो अच्छा ऐसे टेढ़ी बना दी, एक मिनट, लग रही है कि नहीं लग रही? तो ऐसा एक फ्लावर होता है उसे कहते हैं क्लोवर,
लीफ मॉडल इसी को नाम दिया गया था। क्लोव वर्ड, वैसे क्लोव का मतलब क्या होता है? लौंग। लौंग होती है ना, चाय में डालते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं उसकी, तेल वगैरह होता है उसका, तो क्लोव होता है लौंग, ठीक है। लेकिन वहाँ लौंग नहीं, वहाँ तो क्लोव का अलग से पौधा मतलब वैरायटी अलग होगी। तो क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, 4 पत्ती वाले फूल के हिसाब से इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके नाम रखते हैं, ठीक है। ये जो भुजा है, क्योंकि ये क्या है? अधूरी है, पूरी तरीके से बंधी हुई नहीं है, ठीक। तो ये क्या करेगी? जो खुला होगा वही तो किसी दूसरे को एंट्री दे सकता है, किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ CCA भुजा जो होती है वो अमीनो अम्लों को बांधने का काम कर देती है। तो इसे कहते हैं अमीनो अम्ल बंधन भुजा। ठीक है, अमीनो अम्ल बंधन भुजा। उसके बाद अच्छा टाइम हो गया है ना, तो ठीक है, आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। ये होता है प्रतिकोडॉन, ये प्रतिकोडॉन भुजा बोली जाती है। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तब क्लियरली बताएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर UAC लिखा है तो ये वहीं पे जाके खड़ा होगा जहां इस mRNA पर कहीं पर AUG लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, A के सामने कौन जुड़ेगा? U, और इस U के सामने A और C के सामने G, यानी कि mRNA के अपोजिट होती है, तो कोडॉन बोलते हैं इनको। 3 जो अमीनो अम्लों का जो क्रम होगा, ठीक। एक तो उसे क्या बोले, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है ना। तो ये भुजा, उसके बाद DHU एंटी डायूरेटिक भुजा, और ये हो गई T5C भुजा बोली जाती है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या है वो कल बताएंगे, ठीक।